हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों की शिखर की यात्रा है। ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। और ये यात्रा, ये विस्तार अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस यात्रा की बात कर रहे हैं जो आज से 44 साल पहले शुरू हुई थी। वो लम्हा जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई। वो तारीख जो विचारधारा पर आधारित सत्ताधारी पार्टी का विजय पर्व बन चुकी है। आजादी के बाद देश पर 54 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को सत्ता चलाने की शक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के उसके इतिहास से मिली। बीजेपी का मामला अलग है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसे उसकी विचारधारा से ताकत मिलती है। वो विचारधारा जिसने उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। भाजपा को केवल उसकी प्रेजेंस और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। और भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी एक आंदोलन की तरह ही आगे बढ़ी, जिसमें आधुनिकता और नूतनता हमेशा साथ रही। जरूरत के मुताबिक नए विचारों को गले लगाना इसका स्वभाव रहा। इसीलिए बीजेपी की स्थापना के लिए 6 अप्रैल का दिन चुना गया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसा दिन जिसने ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिला दी थी। 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद समंदर के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का काला कानून तोड़ा था। ये एक आंदोलन, एक नए विचार की शुरुआत थी। आजाद भारत की सियासत में बीजेपी भी ऐसा ही एक नया विचार थी। लिहाजा 6 अप्रैल 1980 को जब आरएसएस और जनसंघ के पुराने नेताओं ने एक नई पार्टी की स्थापना की तो उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से हिंदुत्व की बात नहीं की। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है।
बीजेपी ने सियासत की सोच को बदला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। बदलाव और समावेश, ये दोनों ही सोच 6 अप्रैल 1980 को नजर आई, जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बीजेपी की स्थापना हुई। दरअसल बीजेपी की स्थापना एक खास हालात में की गई। 1978 में देश की पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार का शासन था। जनता पार्टी में सोशलिस्ट, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और पुराने कांग्रेस से निकले नेता शामिल थे। विरोधाभासी विचारधारा वाले जनसंघ और सोशलिस्ट नेताओं के बीच जल्दी ही विवाद भी शुरू हो गया। सोशलिस्ट नेता मधु लिमये ने मांग रखी कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य संघ जैसे संगठन से ताल्लुक नहीं रख सकता। जुलाई 1989 में जनता पार्टी सरकार के गिरने के बाद भी दोहरी सदस्यता का विवाद जारी रहा। 25 फरवरी 1980 को जगजीवन राम ने पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को एक चिट्ठी लिखकर दोहरी सदस्यता पर चर्चा की मांग रखी। इसके बाद 4 अप्रैल 1980 को संघ और जनसंघ से आए ज्यादातर लोगों को जनता पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि 6 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में न सिर्फ जनसंघ से जुड़े नेता थे, बल्कि ऐसे भी कई नेता मौजूद थे जो जनता पार्टी सरकार का हिस्सा थे। अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। जनता पार्टी जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने के लिए बनी। जनता पार्टी टूट गई, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। बीजेपी ने अपनी स्थापना के साथ ही अपने रुख में लचीलापन रखा, लेकिन 44 साल की उसकी यात्रा से साफ है कि उसके नेताओं ने बुनियादी सिद्धांतों पर अपनी निष्ठा को कभी खोने नहीं दिया। लिहाजा फिरोज शाह कोटला मैदान में बीजेपी की स्थापना के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया, तो विजया राजे सिंधिया और राम जेठमलानी उपाध्यक्ष बनाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी, सूरज भान और सिकंदर बख्त को बीजेपी का महासचिव बनाया गया। 6 अप्रैल की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें नई पार्टी बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस के हिंदुत्व या जनसंघ की विचारधारा का जिक्र नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीवादी समाजवाद की स्थापना को बीजेपी का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य को पाने की बात की। दिसंबर 1980 को मुंबई के चौपाटी में बीजेपी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अधिवेशन में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के सपने का बयान एक भविष्यवाणी के तौर पर किया। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये सपना जितना बड़ा था, चुनौती भी उतनी बड़ी थी। 44 साल के सफर में सारी चुनौतियों से पार पाते हुए बीजेपी ने अटल जी की भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। लेकिन इस दहलीज तक पहुंचने से पहले बीजेपी को नाकामियां और मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। पहली नाकामी तो बीजेपी की स्थापना के बाद हुए अगले आम चुनाव में ही मिल गए। ये साल था 1984। उस वक्त धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने लगा था।
लेकिन अटल जी को अभी और इंतजार करना था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या ने बीजेपी के पक्ष में बने माहौल को सीटों में तब्दील नहीं होने दिया। इंदिरा के पक्ष में उठी सहानुभूति लहर की वजह से राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर पीएम बन गए। बीजेपी के हिस्से में केवल 2 सीटें आईं। बीजेपी का ये प्रदर्शन 1951 में जनसंघ की मिली 3 सीटों से भी एक कम था। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। 2 सीटों से 303 सीटों तक की इस सफलता में सही वक्त पर किए गए सही बदलाव ने बड़ा किरदार अदा किया। इस बदलाव की वजह बनी 1984 की हार। बीजेपी की प्राण शक्ति के रूप में काम करने वाला संघ समझ चुका था कि अटल जी वाला नरम अंदाज बीजेपी को सोशलिस्ट दलों की ही जमात में खड़ा कर देता है। लिहाजा 1980 के बाद 6 साल तक अध्यक्ष रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर कट्टर छवि वाले लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा आगे किया गया। एक तरफ शाहबानो और बोफोर्स कांड जैसी कई गलतियों की वजह से राजीव गांधी सरकार अलोकप्रिय होने लगी, तो दूसरी तरफ आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी एक आंदोलनकारी विपक्ष के रूप में स्थापित हो गई। नतीजा ये रहा कि 1989 में बीजेपी की 85 सीटें आई। बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस समर्थन में दरार तब पड़ी जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। बीजेपी को अपना जनाधार बचाने की चिंता हुई, लिहाजा मंडल की काट के तौर पर आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या। ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ। आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंची। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार गिर गई। दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन भी बहुत बड़ा बन गया। नतीजा ये हुआ कि कार सेवकों की भीड़ ने 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहा दिया। देश में कई जगह दंगे हुए। बीजेपी बाकी पार्टियों के निशाने पर आ गई, लेकिन उसका बढ़ना नहीं रुका। 1991 के आम चुनाव में बीजेपी को 120 लोकसभा सीटें मिली। 1996 में 161 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसे सरकार बनाने का न्योता मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार भी बना ली, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए और उन्हें 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारें आईं और गईं। अगले चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर खुद को बदला। अटल बिहारी वाजपेयी के नर्म चेहरे को आगे कर उसने कई क्षेत्रीय दलों के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन बनाया। 1998 के चुनाव में
बीजेपी को 182 सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार भी 13 महीने में गिर गई, लेकिन इन 13 महीनों में बीजेपी ने परमाणु परीक्षण, लाहौर बस यात्रा और करगिल युद्ध में विजय जैसी उपलब्धियां हासिल की। इन उपलब्धियों की बदौलत ही 1999 के आम चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीती। उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंची। राज्यों में भी बीजेपी का विस्तार होने लगा। 2002 में गुजरात में तो 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। इससे उत्साहित होकर बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नारे पर जल्दी चुनाव कराने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी के लिए ये चुनाव फील बैड साबित हुआ और वो 136 सीटों पर सिमट गई। हमारे यहाँ भी मन बन गया कि जल्दी चुनाव कराने से लाभ होगा, लेकिन अनुमान गलत निकला। - 2004 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी और बीजेपी के लिए सत्ता का शिखर दूर होता चला गया। बीजेपी ने 2009 का चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम प्रत्याशी बनाकर लड़ा, लेकिन नतीजा उसके खिलाफ आया। वो 116 सीटें ही जीत सकी। साफ हो चुका था कि अटल आडवाणी युग खत्म हो चुका है। बीजेपी को एक नए चेहरे की जरूरत थी। यही वो वक्त था जब केंद्र की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला आम चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाए, ये तय करने के लिए 2013 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लग गई। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की 2014 के चुनाव में 283 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल कर पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। - 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार नया इतिहास लिख रही है। प्राइमरी मेंबरशिप के आधार पर बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2019 में 303 सीट जीतना भी अभूतपूर्व था। धारा 370 का हटना, कानूनी लड़ाई के जरिए राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, ये सब वो लक्ष्य हैं जो हमेशा से पार्टी के दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल रहे। अब ये सभी लक्ष्य एक एक कर पूरे हो रहे हैं। इसलिए हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का उद्घाटन किया, तो साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए मंजिलें अभी बाकी हैं। देश का नवनिर्माण अभी बाकी है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है।